सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। 10th स्टैंडर्ड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डिस्कस कर रहे थे और आज वैसा ही एक जबरदस्त सा टॉपिक इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग पढ़ेंगे। तो भाइयों बहनों, आज का जो टॉपिक है वो क्या है वो तो पता चल गया नाम, लेकिन कुछ बता दूं कि देखो बच्चों, हमने क्या डिस्कस किया था कि एक स्टेप था मेटलर्जी का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, फिर हमने कैल्सिनेशन और रोस्टिंग वगैरह करवाया था, है ना? करवाया था कि नहीं करवाया था? इससे हमको मेटल का ऑक्साइड मिल रहा था, फिर हमने मेटल का रिडक्शन किया था, उसके बाद हमको मेटल मिलता था। उस मेटल का हम करते हैं क्या? रिफाइनिंग। क्यों करते हैं? क्योंकि रिडक्शन करने के बाद जो मेटल मिलेगा वो मेटल प्योर नहीं होता, उसके साथ कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं। वो इम्प्योरिटीज को हटाना है, अपन को एकदम प्योर मेटल चाहिए। क्यों चाहिए प्योर मेटल? क्योंकि कई एप्लीकेशंस ऐसी होती है ना बच्चों जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होती हैं, या आप समझ लो बहुत ही क्रिटिकल होती हैं। उनमें आप मेटल्स के साथ इम्प्योरिटी को चला नहीं सकते। इम्प्योरिटीज रहेंगी तो उनके मतलब परफॉर्मेंस पर असर आएगा, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए हमको प्योर मेटल चाहिए और इसीलिए हम करते हैं क्या? एक स्टेप रिफाइनिंग। रिफाइनिंग की कुछ टेक्निक्स हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा यूज में आने वाली टेक्निक है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्यों कहते हैं हम इसे? क्योंकि हम इसमें कर तो रहे रिफाइनिंग, लेकिन टेक्निक जो यूज कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रोलाइसिस की टेक्निक। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो समझ गए कि इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए अपन को एक अरेंजमेंट चाहिए। ठीक है, एक ऐसा कंटेनर चाहिए। ठीक है, कंटेनर में अपन को 2 इलेक्ट्रोड्स चाहिए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, पतला मोटा जानबूझ के बनाया है, टेंशन मत लो, उसका रीजन समझा दूंगा अभी थोड़ी देर में। इतना भी पतला नहीं हो जाना चाहिए यार, मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। चलो, तो 2 इलेक्ट्रोड्स लेना है। अब ये दोनों इलेक्ट्रोड्स में से एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। कौन सा एनोड होता है भैया? एनोड जहां पर एनायंस जाते हैं। एनायंस यानी कि नेगेटिव आयंस जाते हैं। तो नेगेटिव आयंस तो कहाँ जाएंगे? जो पॉजिटिव होगा, मतलब एनोड क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो सेल या बैटरी के पॉजिटिव हिस्से से जो कनेक्टेड है आपका इलेक्ट्रोड है वो है आपका एनोड, और जो नेगेटिव से कनेक्टेड है वो है आपका कैथोड। क्लियर है? पक्का समझ में आ रहा है? तो यहां पर आपका कैथोड और एनोड हमने डिस्कस कर दिया। चलो इसको थोड़ा सा और सीधा करो, मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, ओके ओके। तो ये वाला हमारा क्या है? एनोड है। ये वाला हमारा क्या है? कैथोड है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए हमको एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन चाहिए। तो यहां एक सॉल्यूशन होगा ना, अंदर सॉल्यूशन भरो भैया, लाओ भरो सॉल्यूशन। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी इलेक्ट्रोलाइसिस करने की। तो अब यहां पर आपको मेटल का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करना है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के लिए, तो आप कैसे एनोड और कैसे कैथोड चुनोगे वो डिस्कस करते हैं। अपन एनोड ना बच्चों इम्प्योर मेटल को लेते हैं। किसको? इम्प्योर मेटल को, यानी कि एक मेटल जिसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, जिसको हमको प्योरीफाई करना है, हम उसी को एनोड बना देते हैं। ठीक है, अब वो गोला भी हो तो भी ला के रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो गोला में तार लगा दो, बन गया, तुम्हारा एनोड ही कहलाएगा। वैसे जरूरी कि ऐसा शेप होगा तो ही एनोड कहलाएगा। क्लियर है? अच्छा, कैथोड हम क्या लेते हैं बच्चों? प्योर मेटल को। बोलोगे यार ये क्या मतलब, पहले से प्योर मेटल ठूस दे रहे हो, तो प्यूरिफिकेशन करने का मतलब क्या है? बच्चों जरूरी है, हम ज्यादा मेटल नहीं लाते हैं। प्योर मेटल की पतली सी स्ट्रिप बहुत कम यूज करते हैं। ठीक है, उसका रीजन आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, टेंशन मत लो अभी कि क्यों प्योर मेटल का ही स्ट्रिप ले रहे हैं। तो एक प्योर मेटल की थिन स्ट्रिप ले लेते हैं अपन उसको। ठीक है, कैथोड को। फिर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है ना आपका, ये सॉल्ट सॉल्यूशन होगा। किसका? सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल टू बी प्यूरिफाइड। मतलब जिस मेटल को आप प्यूरिफाई करना चाह रहे हो उसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन यूज करना है। मतलब अगर आप कॉपर ले रहे हो, मैं अभी आपको कॉपर के एग्जांपल से समझाऊंगा, तो अगर आप कॉपर ले रहे हो तो आपको कॉपर का ही सॉल्यूशन यूज करना पड़ेगा यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट में। अगर आप आयरन ले रहे हो तो आयरन का ही सॉल्यूशन आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी मेटल आप प्योरीफाई करना चाहते हो आप उसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज करोगे। क्लियर है?
इतनी चीज क्लियर है। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि आपका जो मेटल है ना, ठीक है, यहां पर जो इंप्योरिटीज के साथ प्रेजेंट है मेटल, ठीक है, तो वो मेटल क्या करेगा, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ देगा। क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन डिपेंडिंग ऑन इट्स वैलेंसी, जैसे जिस तरह का उसका लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लूज करेगा। वो इलेक्ट्रॉन्स यहां से कहां जाएंगे? यहां, क्योंकि ये पॉजिटिव हिस्सा ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा। फिर यहां से वो इलेक्ट्रॉन्स यहां जाएंगे इस हिस्से में, ठीक है। अच्छा, अब जब आपके मेटल ने यहां से इलेक्ट्रॉन्स छोड़ दिए थे तो वो खुद तो आयन बन गया था, पॉजिटिव आयन, वो पॉजिटिव आयन बन के सॉल्यूशन में घुस जाएगा, ठीक है। कहां जाएगा? सॉल्यूशन में जाएगा। अब उसी मेटल के सॉल्यूशन में, ठीक है, उसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन है ना यहाँ पे, तो इस सॉल्यूशन में पहले से ही उस मेटल के आयंस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। कुछ आयंस यहाँ आए और कुछ इसी सॉल्यूशन में से आयंस प्रेजेंट होंगे। ये आयंस यहाँ से जाएंगे इस पे, ठीक है। वो आयंस जब यहाँ जाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आए थे ना, वो इलेक्ट्रॉन इन आयंस के साथ कंबाइन होकर इनको फिर से मेटल बना देंगे और वो मेटल यहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है। ये तो बड़ा शॉर्ट में हुआ, ठीक है। मैं जानता हूँ बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, इसीलिए बुक में हमको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है, ठीक है। पर मैं एक जनरल वे में समझा रहा था कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि इन जनरल एक्सप्लेन करो, कॉपर का एग्जाम्पल लेके नहीं, जनरली एक्सप्लेन करो, तो आप जनरली इस तरह से एक्सप्लेन कर सको, ठीक है। अब अपन एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब अपन कर रहे हैं क्या? अच्छा हाँ, एक साथ और इसमें एक चीज और बता दो आपको कि यहां से तो प्योर मेटल यहां आ गया, पर साथ में कुछ इंप्योरिटीज थी ना मेटल के। वो इंप्योरिटीज 2 तरह की होंगी, एक होगा सॉल्युबल, एक होगा इनसॉल्युबल। जो सॉल्युबल इंप्योरिटीज होंगी ना बच्चों, वो इसी में डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और जो इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज होंगी ना, वो यहाँ नीचे जमा हो जाएंगी, उसी को हम कहते हैं एनोड मड, ठीक है। चलो अब डिस्कस करते हैं कॉपर के टर्म्स में, ठीक है। तो अपन कर रहे हैं क्या? कॉपर की रिफाइनिंग। किसकी? कॉपर की। तो अब समझ में आ गया आपको कि कैथोड क्या लोगे आप? कैथोड में क्या लोगे आप? कॉपर लोगे भाई। कैसा? प्योर कॉपर, है ना, प्योर कॉपर की स्ट्रिप ले लोगे आप। यहां पर क्या ले लोगे आप? इम्प्योर कॉपर ले लोगे, है ना, जिसके साथ इंप्योरिटीज प्रेजेंट है कॉपर के साथ, जिसको रिफाइन करना है। और यहां जो सॉल्ट सॉल्यूशन लोगे आप, क्या लोगे? CuSO4, ठीक है। बट कैसा? एसिडिफाइड। कैसा? एसिडिफाइड CuSO4। क्यों एसिडिफाइड? एसिडिफाइड लेने का रीजन ये है बच्चों कि जब एसिड के साथ ये CuSO4 प्रेजेंट रहेगा ना, तो CuSO4 डिसोसिएट हो जाएगा। मतलब यहां Cu पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव आयंस बन जाएंगे, ठीक है। एक एसिड जो होता है ना, वो एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होता है और वो डिसोसिएट भी करता है इन सॉल्यूशंस को, है ना। डिसोसिएट कर देगा मतलब आयंस ब्रेक कर देगा। तो CuSO4 को आयंस में ब्रेक कर दिया, Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव बना दिया। अब ये क्यों जरूरी है करना? क्योंकि भाई करंट कंडक्ट करवाना, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाना है, तो वहां पर चार्जेस होने चाहिए ना। बिना चार्ज के कहीं पर करंट थोड़ी फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी कंडक्ट होगी। समझ में आ रहा है? तो इस सॉल्यूशन में अच्छे से कंडक्टिविटी बढ़े, कंडक्शन बराबर हो इलेक्ट्रिसिटी का, इसके लिए जरूरी है कि यहां पर आयंस बने। और वो आयंस कौन बनाएगा? एसिड। एसिड इस सॉल्ट को आयंस में तोड़ देगा। आयंस बन गए यानी चार्ज बन गए। अब चार्जेस है तो मूव कर सकते हैं आसानी से। समझ में आया? इसलिए एसिड यूज किया जाता है थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा अमाउंट में एसिड ऐड कर दिया जाता है। ओके ग्रेट, लेट्स स्टार्ट विद द कॉपर। तो यहां पर आपका जो कॉपर था, उस कॉपर में इंप्योरिटीज प्रेजेंट थी ना। ओके, तो जो कॉपर है ना, वो क्या करेगा पता है? वो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देगा। जाओ जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। तो सिमरन यहां से निकली, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से गए, ठीक है। कहां जाएंगे? यहीं तो जाएंगे। अरे भैया बैटरी का पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, है ना, शाहरुख खान है ये। ओके, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहां जाएंगे, फिर यहां से वो यहां जाएंगे और फिर वो यहां से यहां आएंगे। समझ में आ रहा है? यानी इसमें एंटर होंगे, फिर बाद में देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो ये जो Cu था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ दिए, तो खुद तो ये आयन बन गया, Cu2 पॉजिटिव बना ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, खुद आयन बन गया। अब ये भाई साहब एंटर होंगे यहां पर, ठीक है। तो जब ये भाई साहब Cu2 पॉजिटिव बन के यहां पर आ जाएंगे, ठीक है, ऐसे एक नहीं कई लोग आएंगे, और यहां पर पहले से भी Cu2 पॉजिटिव प्रेजेंट है, तो इन सब में से कुछ Cu2 पॉजिटिव यहां जाएगा। क्यों यहां जाएगा? नेगेटिव, नेगेटिव है ये, है ना। तो पॉजिटिव आयंस यहां पर अट्रैक्ट होंगे, है ना। अब देखो, इसमें से आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि यहां से जो आया है वही यहां पहुंच गया, आप ये भी कह सकते हो। या आप ऐसा कह सकते हो कि यहां से जितना यहां आया
उतना ही यहां से जो पहले से प्रेजेंट थे सॉल्यूशन में से वो यहां पहुंच गए। ठीक है, कई तरीके से समझाया जाता है। रियलिटी में ये होता है कि यहां से यहां एंटर होते हैं और फिर इस सॉल्यूशन में जो Cu2 पॉजिटिव था वो यहां जाएगा। क्लियर है? जितना यहां से यहां आएगा उतना ही यहां से यहां जाएगा। तो कई बार लोग ऐसे भी समझा देते हैं कि ये वाला यहां आया फिर यहां से यहां चला गया। ठीक है, जैसा चाहो समझ सकते हो, मतलब क्या अपने को इतना समझ में आना चाहिए, Cu2 पॉजिटिव यहां गया। ठीक है, अब जब Cu2 पॉजिटिव यहां आया तो इधर से 2 इलेक्ट्रॉन भी तो आए थे, है ना? वो जो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आए थे वो Cu2 पॉजिटिव के साथ कंबाइन हो जाएंगे और क्या बना लेंगे? कॉपर बना देंगे। वापस आयन एक मेटल बन जाएगा और वो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे Cu2 पॉजिटिव यहाँ पर ऐसे ऐसे आके इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होके Cu पूरा बनाकर यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से पूरा यहाँ पर डिपोजिशन हो जाएगा और यह जो आपका पतली सी स्ट्रिप ली थी आपने, अब वो तगड़ी मोटी खा पी के जबरदस्त हो गई है। ठीक है, तो एक मोटा सा आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोड मिलेगा और यहाँ से सारे कॉपर तो निकल रहे हैं ना भाई। तो ये वाला जो हिस्सा है आपका धीरे धीरे पतला होता जाएगा और फिर फाइनली खत्म हो जाएगा। जब यहाँ से पूरा का पूरा कॉपर यहाँ पर एंटर हो जाएगा और यहाँ से सारा कॉपर यहाँ जाके पूरा डिपॉजिट हो जाएगा, तो ये तो पूरा खोखला हो जाएगा और यहाँ पर आपने जो पतली सी स्ट्रिप ली थी वो पूरी मोटी हो जाएगी भर के। क्लियर है? अच्छा, तो ये तो कॉपर का पूरा किस्सा समझ लिया अपन ने। अच्छा, इसका रिएक्शन भी लिखना पड़ेगा ना, रिएक्शन लिख लेते हैं अपन। एट एनोड एंड एट कैथोड, दोनों जगह पर क्या क्या रिएक्शन होता है अपन वो डिस्कस कर लेते हैं। एनोड पर क्या हो रहा है, देखो इस जगह पर कॉपर था, कॉपर मेटल था, उसने क्या किया, उसने कॉपर का आयन दिया और 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए, है ना? कॉपर आयन कहां गया? इसमें चला गया और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो बैटरी के पास गए। बैटरी से कहां पहुंचे? यहां पर पहुंचे। कहां पहुंचे? कैथोड पर, है ना? कैथोड पर क्या रिएक्शन होगा देखो। कैथोड पर यहां से कौन आया था? Cu2 पॉजिटिव आया था, तो यहां से Cu2 पॉजिटिव आया और वहां से कौन आए? 2 इलेक्ट्रॉन्स आए। वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को Cu2 पॉजिटिव ने ले लिया और बन गया क्या? कॉपर मेटल। क्लियर है? समझ में आ रहा है पक्का, है ना? तो एनोड पर दिख रहा है डिसोसिएशन हो रहा है आयंस और इलेक्ट्रॉन्स में, और कैथोड पर क्या होता है? आयंस इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होकर मेटल बना लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह का कुछ आपका रिएक्शन यहां पर होगा। ओके, अब बात करते हैं अपन इंप्यूरिटीज की कि वो कहां गए। यहां पर जो आपका मेटल था वो प्योर थोड़ी था, मेटल के साथ इंप्यूरिटीज भी तो प्रेजेंट थी। तो उन इंप्यूरिटीज में से जो मेटल वाला हिस्सा था वो तो यहां आ गया, इलेक्ट्रॉन्स देख के आयन बन के यहां आ गया। इंप्यूरिटीज कहां गई? तो इंप्यूरिटीज भी बच्चों 2 तरह की होती है, मैंने बताया, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। ठीक है, सॉल्यूबल वाली जो इंप्यूरिटीज हैं डिसॉल्व हो जाएंगी कहां पर? सॉल्यूशन में ही, इसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएंगी। इनसॉल्यूबल वाली जो होंगी ना, कहां होगी? उनका क्या होगा? डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ एनोड, एनोड के बॉटम में जाकर ये डिपॉजिट हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको यहां पर एनोड के नीचे थोड़ा बहुत कचरा जमा मिलेगा, इंप्यूरिटीज डिपॉजिट भी मिल जाएंगे ऐसे। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? एनोड मड। क्या कहते हैं इसको हम? एनोड मड। ठीक है, ये क्या है हमारी? इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज। ये सब याद रखना, ध्यान रखना। ठीक है, नाम ही एनोड मड है क्योंकि एनोड के नीचे जमा हो रहा है, मड कचरा, ठीक है, धूल मिट्टी वगैरह, है ना? अच्छा, तो ये पूरा ओवरऑल समरी हुआ हमारा। ठीक है, समरी तो नहीं हुआ, ओवरऑल एक्सप्लेनेशन हुआ। समरी अब बता दूं आपको एक बार फिर से। ठीक है, क्या करना है? प्योर कॉपर को क्या लेना है आपको? सॉरी, इम्प्योर कॉपर को क्या बनाना है? एनोड बनाना है। प्योर कॉपर को क्या बनाना है? कैथोड बनाना है। अब अगर आप भूल जाओ कि भाई प्योर वाला एनोड था कि इम्प्योर वाला एनोड था, तो क्या करोगे? तो सिंपल सी बात है, आपको एनोड मड याद रखना है। एनोड मड, मड कहां मिल रहा है? एनोड पे, कचरा एनोड पे मिल रहा है, मतलब एनोड में ही तो इंप्योरिटी वाला होगा, तभी तो उसका नीचे गिरा है। तो यानी यहां पर आपका इम्प्योर वाला आएगा और यहां इम्प्योर आएगा, मतलब यहां प्योर वाला आएगा। भाई समझ में आ गया? ठीक है, अब यहां से आयंस बन के आते हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल जाते हैं। ठीक है, ये आयंस इसमें मिक्स होते हैं और यहाँ जो सॉल्यूशन था उसके अंदर जो आयंस थे वो जाते हैं कहां पर? आपके कैथोड पर। ये जो आयंस आए और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स आए कंबाइन होकर यहाँ पर मेटल बना लेते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ी देर में आपका जो एनोड है खत्म हो जाता है और कैथोड भारी भरकम हो जाता है, सारा यहाँ का यहाँ जमा हो जाता है। क्लियर है? जो इंप्योरिटीज हैं 2 तरह की, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल वाली सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगी और जो इनसॉल्युबल है वो नीचे जमा हो जाएंगी एनोड मड बन के।
क्लियर है। अब मैं आपको ये बता रहा था कि हमने प्योर मेटल ही क्यों लिया था। इसका रीजन, प्योर मेटल लेने का रीजन ये है बच्चों कि अगर मान लो आप यहाँ पर कुछ और लगा दो, कोई और तरह का इलेक्ट्रोड ले लो, सपोज कार्बन का ले लो, तो क्या होगा कि यहाँ पर जब आपका पूरा ये जमा होगा ना, ठीक है, ये सारा का सारा आपका जब मेटल जमा होगा प्योर मेटल, तो प्योर मेटल तो ले लिया आपने, लेकिन अंदर एक पतली सी पट्टी रह जाएगी कार्बन की। तो अब प्योर मेटल तो पूरा प्रोसेस ही अपन ने प्योर मेटल के लिए किया था, अब उसमें से प्योर मेटल अलग छील छाल के निकालोगे ऐसे से, ठीक है, तकलीफ वाला काम हो गया ना, पूरी मेहनत तो बेकार हो गई हमारी, समझ में आया। इसलिए पहले से एक पतली सी पट्टी लगा देते हैं हम प्योर मेटल की, ठीक है, कि उसके ऊपर पूरा प्योर मेटल भर भर के डिपॉजिट होगा, तो इसके अंदर जो प्रेजेंट है वो भी तो प्योर ही है, तो अपन डायरेक्टली निकाल के उसको यूज में ले सकते हैं। क्लियर है। अच्छा, फिर बात आ जाती है कि ये जो सॉल्यूशन आपने लिया था, ये जो सॉल्यूशन लिया था आपने, इसी सॉल्ट का, जिस मेटल को आपको प्यूरिफाई करना है उसी मेटल का सॉल्ट क्यों लिया था आपने? उसके पीछे रीजन ये है कि मान लो अगर आप यहां पर कोई और सॉल्ट यूज कर लेते हो, सपोज आप आयरन का या किसी और का सॉल्ट यूज करते हो, ठीक है, तो क्या होगा कि देखो फॉर एग्जांपल आयरन भी है, FeSO4 है, तो मान लो Fe के भी आयंस बन गए हैं आपके, है ना, और यहां से जो कॉपर आ रहा है उसके भी आयंस है, तो ये दोनों पॉजिटिव आयंस है, दोनों यहां पर अट्रैक्ट होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स आयरन ले लेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स कॉपर ले लेगा, तो कॉपर भी डिपॉजिट होगा और आयरन भी डिपॉजिट होगा। फिर यहाँ दोनों मिलावट वाले आ गए, तो यहाँ से मैं मजदूरी करके यहाँ कचरा जमा कर लिया आपने, क्या मतलब है? अपन को खाली कॉपर चाहिए तो खाली कॉपर का यूज है, यहाँ पे आयरन ठूसने की क्या जरूरत है, समझ में आया, या कोई और मेटल ठूसने की क्या जरूरत है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अपन सॉल्यूशन भी वही लेते हैं जिसका अपन को प्यूरिफिकेशन करना है। और दूसरा रीजन भी समझ में आ रहा है ना कि देखो इसमें से ही तो आयंस जा रहे हैं, है ना, इसमें से आयंस जा रहे हैं ना, तो दूसरा आयन जाएगा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, तो ये सारी बातें क्लियर हैं मेरे ख्याल से। तो भाइयों बहनों, समझ में आया कि नहीं आया बता देना, क्योंकि बताओगे तो मजा आएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा इंतजार कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय।